आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 10 का यूनिट 1 में जेंडर और सेक्स के कड़ी में आगे बढ़ाते हुए टॉपिक देखेंगे। मुख्य रूप से इसके पहले हम लोग देख चुके थे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स। उसी कड़ी में हम लोग आज का टॉपिक है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स। यह टॉपिक इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में माने क्योंकि इस टॉपिक से या सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स यह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछ चुका है, इसलिए आप इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मानते हुए हम लोग और सारे क्वेश्चन जो इस यूनिट से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा दिया। इस यूनिट के सभी क्वेश्चंस सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या यूनिट के लिए सजेशन क्वेश्चंस हैं। हम लोग उन सब क्वेश्चनों को भी विभिन्न क्लासों के माध्यम से जानेंगे। तो आज हम लोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंग और लैंगिकता के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि समाज क्या है। तो समाज क्या है? एक व्यक्तियों का समूह है। यह साधारण अर्थों में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थों में व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसी को हम समाज कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सर सामाजिक संबंध क्या है? तो सामाजिक संबंध से यह तात्पर्य है कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो आपस में सामाजिक नियमों के अंतर्गत वह बातचीत करते हैं। सामाजिक नियम का तात्पर्य जब हम अपने मित्र, भाई, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, अजनबी आदि से जब मिलते हैं तब सबके साथ बातचीत में कुछ न कुछ औपचारिकता या अनौपचारिकता रहती है। इसी औपचारिकता और अनौपचारिकता, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, को हम सामाजिक नियम या सोशल लॉ के रूप में जानते हैं। तो दो लोगों में जो बातचीत जब सामाजिक नियमों के तहत होने लगती है, जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है सामाजिक नियमों के तहत, मतलब औपचारिकता एवं अनौपचारिकता के को पालन करते हुए जब बात होने लगती है तो उसे अंतःक्रिया, इंटरेक्शन कहते हैं। इसी अंतःक्रिया को जब बारंबारता, मतलब एक से अधिक बार रिपीट होने लगती है, हम लोग बहुतों बार अपने सभी से बात करने लगते हैं, संबंध रखने, तो वही हमारा क्या हो जाता है? सामाजिक संबंध, इसको हम लोग बोल सकते हैं। सामाजिक, अब जब हम लोग बार बार कोई चीज को रिपीट करते हैं तो हम लोग इसको सामाजिक संबंध के रूप में बोल सकते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं भी हैं जिसको हम लोग जानने की जरूरत है। इस कड़ी को आगे समझने के लिए इसके परिप्रेक्ष्य को, जेंडर से परिप्रेक्ष्य को समाज के रूप में तो समाज की परिभाषा में ग्रीन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, समाज वह बृहत्तम समूह है, समाज वह बृहत्तम समूह है जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि समाज वह बृहत्तम समूह है जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है। फिर C.H. कुले के अनुसार मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं गिडिंग्स महोदय का कहना है, अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, कि सोसाइटी इज ए यूनियन इन इटसेल्फ, अर्थात समाज अपने आप में संघ है। हैरी एम जॉनसन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैरी एम जॉनसन का कहना था
समाज और कुछ नहीं बल्कि समूहों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन ऑफ ग्रुप, समूह। तो इस तरह हम लोग विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से और कुछ परिभाषाएं हम लोग देखते हैं, जैसे मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलता रहता है। सोसाइटी इज द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज ऑलवेज चेंजिंग। मैकाइवर कहने का इस परिभाषा से कहना था कि समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। हमने पहले भी इसकी आप समझ चुके हैं, जो सदैव बदलते रहता है। समाज में कोई जरूरी नहीं कि सामाजिक संबंध में आज हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों से भी संबंध बन सकता है, किसी व्यक्ति से संबंध टूट सकता है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने समाज की परिभाषा देख के समाज के समझाने की है परिभाषित किया है। तो समाज का कुछ कार्य होते हैं, समाज के कुछ हम लोग विभिन्न तरह के समाज भी हमारे पृथ्वी में पाए जाते हैं। जैसे कुछ परंपरागत समाज हैं, बंद समाज हैं, मुक्त समाज हैं, आदिम समाज, शैव समाज, सरल समाज, जटिल समाज, पूंजीवादी समाज है, समाजवादी समाज, प्राचीन समाज और आधुनिक समाज इत्यादि। इन समाजों में रह का भी कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, जो एक जो इनके बिना व्यक्ति की जीवन की कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। हम लोग अगर समाज के विपरीत रहना चाहते हैं तो हमको समाज में ही रहना होगा, उसके रूल रेगुलेशन को मानना होगा। तभी व्यक्ति, मानो क्या एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग बोल सकते हैं व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ये हम ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो समाज के भी कुछ कार्य होते हैं, फंक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उसके कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके मुख्य जो बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। सामाजिक कार्य में फंक्शन ऑफ सोसाइटी में क्या है, पहला सामाजिक कार्य है, मतलब सोशल वर्क, सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल वर्क, शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल वर्क, समाज से भी शैक्षिक कार्य जिसमें अनौपचारिक शिक्षा है वो समाज से ही मिलती है, आर्थिक कार्य, नैतिक एवं चारित्रिक कार्य, राजनीतिक कार्य, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिंग वर्क और इमोशनल सर्ववैज्ञानिक कार्य। इस समाज के मुख्य कार्य हुए जो समाज के रूप से समाज को अपने अच्छे समाज में इन तरह के कार्यों का हमेशा से ही सभ्य समाज में इस तरह के कार्य किए जाते हैं। अब इसके हम लोग मुख्य बिंदु पे आते हैं कि आखिर कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या जो इसकी मुख्य बिंदु है कि सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सेक्स, लिंग तथा लैंगिकता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसी महत्व मैंने समाज के रूप में या इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है कि किन कारणों से। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि समाज लिंग को कैसे प्रभावित करता है। तो सब समाज हम लोग क्या है, सबसे इसका जो इसकी महत्ता है कि पालन पोषण करता है। पहला पॉइंट, पालन पोषण करना। पालन पोषण करना मतलब पेरेंटिंग या अभिभावक या अपब्रिंगिंग। हम बालक या बालिकाओं या महिला या पुरुष का पालन पोषण समाज को प्रभावित अत्यधिक पड़ता है। समाज का प्रभाव इन पर अत्यधिक पड़ता है। मनुष्य शिशु जन्म के कुछ समय के तक अपने परिवार और समाज पर निर्भर रहता है, और जब तक वह जीवित भी रहता है तब तक वह समाज पर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भर रहता है। समाज का स्वरूप यदि बंद समाज का होगा, मतलब नैरो माइंड अगर होगा, तो वह लिंग के आधार पर या बालकों बालिकाओं का पालन पोषण में काफी अंतर देखने को मिलता है। वही खुला या प्रगति उन्मुख समाज अगर होगा तो वहाँ समाज लिंगता के विषय में दृष्टिकोण एक व्यापक और खुलापन दिखेगा, एक व्यापक रूप दिखेगा। उसकी सोच का विरक्तम होगी। उस समाज का जो बालिकाओं का जो परवरिश होगा, उसके जो गुणों का विकास होगा, उसका जो सर्वांगीण विकास होगा, वह एक व्यापक रूप से होगा। तो इस तरह हम कहीं ना कहीं में पालन पोषण पर समाज में हम लोग पलते पोसते, परिवार से ही समाज बनता है। पहले परिवार होता है, जब परिवार से ही समाज बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वातावरण सृजन।
क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल फॉर क्रिएटिंग इन्वायरमेंट। तो वातावरण सृजन हम लोग बहुत सारे बुक में देख चुके हैं कि वातावरण सृजन जिस प्रकार की वातावरण होगी हमारा उसी तरह का मेरा विकास होगा। किसी भी बच्चे का जिस वातावरण में पलेगा पुसेगा, आप लोग बीएड में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत बार इसके लेक्चर को सुन चुके होंगे। हेरिडिटी इन्वायरमेंट आप सेमेस्टर 1 में ही भी इसको देख चुके हैं कि जिस प्रकार का वातावरण होता है उसी प्रकार के उसका विकास होता है। अच्छी बात है अगर इस कि कोई भी बच्चा को अगर गलत वातावरण में अगर उसके पालना होगी तो उसका अच्छे से सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। तो इस संदर्भ में देखिए यहाँ पे वातावरण सृजन में जैसा कि आप क्या बोलता है कि समाज बालक के बालिकाओं को जैसा वातावरण सृजित होगा उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। समाज में यदि लिंग अलिंगता के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं होता है तो ऐसे वातावरण को भेदभाव और भावना ग्रंथियों की पनपने की आशंका अधिक होती है। मतलब जिस वातावरण का दृष्टिकोण है, जिस वातावरण में अच्छे वातावरण या दूषित वातावरण अगर है तो वहाँ भेदभाव, लड़कियों को उनको अलग नज़रों से देखना, लड़कों को अलग नज़रों से देखना, मतलब इस टाइप के अनसोशल थिंकिंग जो है वो पनपना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर सभ्य समाज हो, जहाँ एक आदर्श समाज हो, आदर्श वातावरण, एक सुसज्जित वातावरण अगर हो, तो वहाँ का जो अंतःक्रिया होती है, वैचारिक आदान-प्रदान होता है, तो ये क्या होता है, किसी भी बालक और बालिकाओं के जीवन में एक वरदान के रूप में काम करता है, अच्छे वातावरण के रूप में। अच्छे उसके जीवन में विकास के लिए उसे बहुत ही मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सुरक्षात्मक कार्य या जो प्रोटेक्टिव वर्क जो होते हैं या फंक्शन होते हैं, समाज बाल और बालिकाओं के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी संपन्न करती है। देखिए, हम अगर अच्छे समाज में हैं, तो वहाँ के जो सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी में अगर आप बसते हैं, तो वहाँ के जो सभ्य समाज है, अच्छी सोसाइटी हो, अगर गुड सोसाइटी हो, तो बालकों को अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा हेतु अधिक सजेस्ट किया जाता है। बालकों की जो आती है, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बालिकाएँ अगर अकेले अगर ट्यूशन से आ रही हैं, तो अगर सभ्य समाज है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पेरेंट्स ही उसकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार हैं। पूरी समाज उसकी सुरक्षा का ज़िम्मेदार होती है। पूरी समाज उस पे नज़र रखती है कि उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुँचे। इस तरह अगर सोच और बालक को प्रारंभ से ही बालिकाओं के प्रति आदर सम्मान की भावना वहाँ उनपती है कि नहीं। जो अगर आदर्श समाज में देखिएगा, जब समाज थोड़ा-सा अनसोशल हो, तो उस समाज में क्या होता है कि बालिकाओं के अलग नज़रों से देखा जाता है। बालक बहुत ही उग्र किस्म के होते हैं, अपराधी टाइप के बालक हो तो वहाँ मिलते हैं। लेकिन सभ्य समाज में जस्ट इसके विपरीत देखने को आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वांगीण विकास और ऑल राउंड डेवलपमेंट। समाज अपने सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास का भी कार्य संपन्न करता है। इस हेतु समाज तरह-तरह के सामाजिक आयोजन करते हैं और अपने सदस्यों को उनमें भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। बालक और बालिकाओं को लिंगायत भेदभाव रख के समाज में सर्वांगीण विकास का माने अधिक से अधिक अवसर इसमें प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट से यह मतलब है कि हमारे समाज में विभिन्न तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। उसके सर्वांगीण विकास का कभी खेल का आयोजन कराया गया है, कभी कुछ कार्यक्रम कराया गया, उसमें सभी को हिस्से बिना भेदभाव के उसमें हिस्से लेने के लिए, उससे क्या उसके सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास में शारीरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, उसके सामाजिक रूप से, उसके कल्चरल रूप से उसके विकास में एक समाज के संपर्क में आके अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है, अपने थिंकिंग को बढ़ाता है, अपने नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाता है, अपने नैतिक गुणों को बढ़ाता है। इस तरह का विकास, सर्वांगीण विकास पर समाज हमारा बहुत ही मदद करता है। फिर 5 नंबर पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मोरल एंड डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर। तो समाज बालक और बालिकाओं के सामाजिक उपयोगी तथा आदर्श नागरिक बनाने हेतु उन्हें नैतिक और चारित्रिक विकास पर भी बल देता है। हम लोग को किसी भी जब आदर्श व्यक्ति आदर्श पीछे उसके सबसे पहले उसके नैतिक गुण और चारित्रिक गुण अध्ययन होता है, तो इस पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। बालिकाओं के चारित्रिक गुण के उसके विशेष जोर जाता है कि इसके अच्छे चरित्र का विकास हो। तो जिस तरह के समाज में बालिकाएं रहती है, आगे भी उनको उस तरह के बालक रहते हैं, तो उस तरह अच्छे चरित्र का विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि नैतिक तथा चारित्रिक गुण बालक या बालिकाओं कुछ सामान्य रूप से तथा कुछ विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। बालक में
जिन नैतिक तथा चारित्रिक गुणों की अनिवार्यता होती हुई आवश्यक नहीं है कि बालकों में भी और बालिकाओं में पाए जाने वाले नैतिक और चारित्रिक गुण आवश्यक हो। मतलब कोई जरूरी नहीं कि बालक में जो नैतिक गुण पाया जाता है की आवश्यकता वो उसमें भी। बालक बालिका में पाए जाने इस प्रकार के नैतिक गुण का विकास महत्वपूर्ण है। समाज में निरंतरता को दृष्टिकोण से यह रखता है। फिर समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन समाजीकरण करना, समाज में रहकर ही बालक बालिकाओं का समाजीकरण होता है। समाजीकरण समाज के साथ अनुकूलन स्थापित करना, समाजीकरण उसके अनुकूल बनाना, अपने विकास के लिए सामाजिक नियमों और कानूनों को मानना की प्रक्रिया है। हम लोग पहले भी थे सामाजिक नियमों को, सामाजिक संबंध क्या है, सामाजिक नियमों के अनुसार जब हम लोग बातचीत करते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग शुरू में कर चुके हैं कि सामाजिक नियम क्या है। इस प्रक्रिया के कारण बालक तथा बालिकाओं समाज की उपयोगी सदस्य बन सकते हैं और एक अच्छे इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया खुले समाज के बालकों के लिए भांति बालिकाओं के सम्मान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। और इसके विपरीत बंद और रूढ़िवादी समाज, हम लोग इसको रूढ़िवादी समाज या इसको क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइप जेंडर, स्टीरियोटाइप सोसाइटी के आगे इसको है, इसमें आप लोग इसको हम लोग आगे इसमें चर्चा करेंगे कि क्या होती है। बालिकाओं और सामाजिक क्रियाकलाप की भाग लेने में स्वतंत्रता नहीं होने पर कारण समाजीकरण कुंद हो जाती है। तो सामाजिकरण में भी हमारा बहुत ही समाज के द्वारा सामाजिकरण होता है, जो लिंग लिंगता के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनौपचारिक शिक्षा, हम लोग अनौपचारिक शिक्षा भी समाज से भी हम विभिन्न तरह के जो व्यवहार होते हैं, संस्कृति होती है, धर्म होती है, ये सब शिक्षा हमें समाज में मिलती है। कुछ शिक्षाएं तो हमारे परिवार और समाज से ही मिलती है, सभी शिक्षाएं हमारे स्कूल संस्थाओं में नहीं मिलती है। हमारे व्यक्तिगत संस्कृति का, धर्म का, हमारे परंपरागत जो है उसके बारे में शिक्षा हमको समाज से ही मिलती है। अनौपचारिक उसे उनकी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, कुछ अनौपचारिक शिक्षा के अलावा औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है समाज के द्वारा। वैसे भी शिक्षा समाज में एक घनिष्ठ संबंध होता है, वैसे भी शिक्षा तथा समाज के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है, और जिसे शिक्षा समाजशास्त्र के द्वारा भी अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग यह कह सकते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा की अवहेलना नहीं की जा सकती है। बालिकाओं को बालकों के बीच में अनौपचारिक समाज से अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। और लास्ट पॉइंट है आदतों और रुचियों का विकास। समाज जैसा होगा वैसे ही उसके आदर्श जिस प्रकार के होंगे वह अपने व्यक्तियों को उसी प्रकार की आदतों और रुचियों का प्रोत्साहित करेगा। मतलब हम लोग पहले भी है कि जिस प्रकार समाज जैसा होगा, मतलब जैसा समाज के वातावरण होगा, जैसे वहाँ के लोग होंगे, जैसे वहाँ के लोगों की सोच होगी, जैसे वहाँ के लोगों की भाव विचार होंगे, उसी तरह का हम उसके स्थानांतरण होते हैं दूसरे व्यक्तियों में। बालक उसी व्यक्तियों से देख के कुछ सीखते हैं, कुछ अनुकरण करके भी सीखते हैं। बालकों और बालिकाओं में रुचियों व्यक्तिगत भिन्नताओं में भी क्या इसी आधार पर डिफरेंट के आधार पर भी प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों को भिन्न पाई जाती है। और यह ये लिंग और लिंगिकता के परिप्रेक्ष्य में भी यह इसकी दृष्टिगत होती है। तो इस तरह आज हम लोग देखें कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लिंग और लिंगिकता क्या है। तो ये क्वेश्चन फिर से अगेन आप लोग बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन इसको पूछा गया था, और इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में, इससे ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। थैंक यू।